हम सब जानते हैं कि ख़ास तौर पे जब हम कार्यालयी अनुवाद करते हैं, प्रशासकीय अनुवाद करते हैं, तो उसमें 3-4 चीज़ें बड़ी प्रमुख रहती हैं। सबसे पहली बात तो ये रहती है कि जो हमारे प्रतिभागियों ने भी उस तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया था कि अर्थ में एकरूपता हो, संप्रेषणीयता हो, बोधगम्य हो और साथ ही साथ उसमें असंदिग्धता हो। किसी भी तरह से ऐसा ना वो लगे कि अलग अलग लोग उसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट या अर्थ में देखने की कोशिश करें और जिससे कि प्रशासकीय व्यवस्था में कोई व्यवधान आए। किस तरह से हम अर्थ का निर्माण करते हैं, कैसे हम अपना एक कंस्ट्रक्ट पैदा करते हैं, किस तरह से हम अर्थ से अर्थ ग्रहण की तरफ जाते हैं और अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में किन किन चीज़ों का विवेचन करते हैं। मैं आपको आमंत्रित करूंगा पांडे जी कि हम अपनी चर्चा को शुरू करें कि अनुवाद में अर्थ और अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया और उसके आलोक में संरचना को हम देखते हैं। एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहने का प्रयास जो है अनुवाद है। अनुवाद की परिभाषा हम यूँ करते हैं, लेकिन ये काम जितना परिभाषा सरल है उतना ही ये काम कठिन है, क्योंकि एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहने के लिए हमें उस भाषा के जिस जो स्रोत भाषा है और लक्ष्य भाषा है, जिस भाषा की बात को हम कहते हैं वो स्रोत भाषा है और जिस भाषा में फिर से जो है उसे पुनः प्रस्तुत करते हैं वो लक्ष्य भाषा है। तो दो भाषाएं, स्रोत भाषा है और लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा की बात को लक्ष्य भाषा में कहने के लिए हम प्रयास करते हैं और इसी का नाम अनुवाद है। लेकिन ये परिभाषा जितनी सरल है उतना ही ये काम कठिन है, क्योंकि एक भाषा में कही गई बात वो कैसे कही गई है, उसके क्या जो है संदर्भ है, वो उसके कहने का ढंग, उस भाषा के मुहावरे दाने, उसकी व्याकरणिक जो कोटियाँ हैं, उसकी वाक्य संरचना है, उसकी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, रीतियाँ हैं, बोलचाल का लहजा है, ये सब जो है जब दूसरी भाषा में हम फिर से अनुवाद उसको करना चाहते हैं, संप्रेषित करना चाहते हैं या ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो ये समस्याएं हमारे पास आती हैं। अर्थ की परिभाषा में ही ये बात कही गई है कि भर्तृहर ने कहा कि जस्मिन तुच्चरिते शब्दे जदा जो अर्था प्रतीयते तमाहुरर्थम तस्य नान्यदर्थस्य लक्षणम, कि जिस किसी उच्चरित शब्द से जिस संदर्भ में, जब जिस प्रकरण में, जिस प्रसंग में जदा जो अर्था प्रतीयते, जदा शब्द जो है बहुत ही इसकी तरफ शर्मा जी ने ध्यान दिलाया कि प्रकरण जो है संदर्भ है, प्रसंग है, जिस अवसर पर, जिस प्रसंग में, जिस आशय से जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसको पहचान करके अर्थ करना, कि जस्मिन तुच्चरिते शब्दे जदा जो अर्थ प्रतीयते, जो अर्थ प्रतीत होता हो वही उसका अर्थ है, अर्थ का कोई दूसरा लक्षण नहीं है। जो अर्थ कोश में लिखा हुआ, कोश में 10 अर्थ लिखे हुए हैं, लेकिन उस स्थल विशेष पर जिस पर आप विचार कर रहे होते या जो आपके पास जो है संरचना आपके लिए अनुवाद के लिए आलेख आया हुआ है, वहाँ पर उस शब्द का, उस वाक्य विशेष में उसका संदर्भ क्या है, जो अर्थ वहाँ प्रतीत होता हो वही उसका अर्थ है। और इसलिए जो है आज जो अर्थ की जो संकल्पना है वो कॉन्टेक्चुअलाइज्ड मीनिंग की संकल्पना है, कि मीनिंग एज पर कॉन्टेक्स्ट। ब्लूमफील्ड ने इसी बात को कहा कि वी हैव डिफाइंड द मीनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक फॉर्म एज द सिचुएशन इन विच ए स्पीकर अटर्स इट एंड द रिस्पॉन्स फिट रिकॉल्स इन द हियरर। यहाँ भी सिचुएशन की बात की गई और उसमें जो एड्रेसर और एड्रेसी की जो बात की गई कि उसके दोनों के परस्पर संबंध हैं, और इस पर चूंकि भाषा जो है वो यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, लेकिन बहुत सारे मामलों में उसमें परस्पर एक सहमति है, उसकी व्याकरणिक कोटियों के नाते, उसकी वाक्य संरचना के नाते कि इसका यही अर्थ होगा। और अर्थ हमेशा अनुमान से किया जाता है, तो अनुमान करने के लिए हमारे पास जो साधन है कि उसकी जो वाक्य संरचना है, उसके जो व्याकरणिक कोटियाँ हैं, उसके वर्ड फॉर्मेशन या शब्द निर्माण की जो पद्धतियाँ हैं, उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, उसके अन्य जो कारक हैं अर्थ को प्रभावित करने वाले, लिंग है, वचन है, और इसके बाद जो है दूसरे जो तत्व और हैं जैसे बलात्मक अव्यय हैं, जैसे ना है आइए ना, मैंने कहा आइए ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मत डोंट कम, ना जो है बलात्मक अव्यय है, और इसका अर्थ जानने के लिए संदर्भ से आप जानेंगे कि
इसमें जो रिक्वेस्ट जो है अनुरोध उसको मोर पोलाइट एंड इम्फेटिक कर दिया गया, आइए ना, प्लीज डू कम, बेहिचक आइए, बेझिझक आइए, आपका अपना ही घर है, ऐसा भाव उस नौ में है। तो जब तक इन चीज़ों की जानकारी नहीं होगी व्याकरण के माध्यम से, तब तक हम सही सही अर्थ नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए, और इसके अलावा जो है बहुत और भी अर्थ को प्रभावित करने वाले, जैसे विलोमता है, समानार्थकता है, ये जो तत्व है, पर्यायता है, और काव्य के संदर्भ में, कविता के संदर्भ में श्लेष है, वक्रोक्ति है, बिंब है, प्रतीक है। तो संपूर्ण जो ये अर्थ की प्रक्रिया है, इसमें ये शब्द जो है प्रतीक हैं, शब्द और अर्थ का जो संबंध है ये प्रतीक हैं, और उनसे जो प्रतीत होने वाला जो अर्थ है, इसीलिए अर्थ की परिभाषा करते हुए विद्वानों ने कहा कि किसी उच्चरित शब्द से जिस वस्तु या पदार्थ अथवा भाव या विचार का बोध हो, उसे उसका अर्थ कहते हैं। दो बातें शब्द से इंगित होती हैं कि एक तो वस्तु या पदार्थ हैं जो मूर्त हैं, जिनकी चाक्षुष प्रतीति होती है, जिन्हें हम देख लेते हैं, और एक है कि अमूर्त हैं जो भाव या विचार हैं जी। जब हम कहते हैं कि दया है, मैत्री है, करुणा है, क्षमा है, धैर्य है, अनुशासन है, नियुक्ति है, तो ये सब भाव हैं, संकल्पनाएं हैं, विचार हैं, इनको दिखाया नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ जो है कुर्सी है, मेज है, कैसेट है, ऑडियो है, वीडियो है, ये सॉफ्टवेयर है, ये सब वस्तुएं पदार्थ हैं। तो पदार्थ जो शब्द है वास्तव में पद धन अर्थ, पदार्थ पद का जो वास्तविक अर्थ है, पानी है, तोय है, वारी है, नीर है, ये सारे पर्याय हैं, लेकिन उनका एक ही अर्थ है, वो पदार्थ जो द्रव पदार्थ है, वो उसका एक अर्थ, उस पद का अर्थ पदार्थ है। इसीलिए पदार्थ स्वयं में ये शब्द जो है बहुत ही सार्थक है कि उस पद का अर्थ वास्तव में ये सारे पर्याय हैं, और सारे पर्याय मिलकर के उस एक अर्थ की तरफ जो अल्टीमेट जो उसकी मीनिंग है उसकी तरफ द्योतित करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अर्थ की संकल्पना में, अभी अर्थ में कई प्रकार की जो है शब्द शक्तियों के माध्यम से जो है अर्थ अविधार्थ भी होगा, उसका लक्ष्यार्थ भी होगा, और सबसे जो काव्य के संदर्भ में जो व्यंग्यार्थ है, सबसे उत्तम जो व्यंग्यम तो उत्तमम काव्यम, मम्मट ने कहा कि व्यंग काव्य जो है, व्यंग्यार्थ जो है सबसे उत्तम काव्य होता है, व्यंजनार्थ भरा हुआ। जैसे हम कहते हैं कि वहाँ पर शब्दों के अर्थ जो है वो अलग ढंग से उन व्यवहार करते हैं, उनका अर्थ कोई निश्चित कोश से देख करके आप नहीं निकाल सकते। वो जो रचनाकार है इतना सिद्धहस्त होता है, क्रिएटिव जो राइटर होता है, कि उसके शब्द में मनचाहा अर्थ दे देता है। और उस संदर्भ में आगे की एक पंक्ति उद्धृत करना चाहूँगा कि कहते हैं कि यूँ तो किसी शब्द का कोई आत्यंतिक और अपौरुषीय अर्थ नहीं होता, उसका वही और उतना ही अर्थ होता है जितना हम उसे दे देते हैं, बल्कि देने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं। शब्द का अर्थ सर्वथा एक मानवीय आविष्कार है, और किसी समय विशेष में निश्चित किए गए शब्दों के अर्थ समय के साथ साथ 19 और 20 होते ही रहते हैं। तो अनुवादक को इन दृष्टियों से जो है हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो शब्दों के अर्थ है, हमारा जो काम है, जो संपूर्ण लिटरेचर मानव चिंतन है, वो सब जो है साहित्य के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके दो बाइफर्केशन हैं, एक तो जो लिटरेचर ऑफ पावर है और एक लिटरेचर ऑफ नॉलेज है। एक भावना प्रधान साहित्य, भाव प्रधान साहित्य है जो लिटरेचर ऑफ पावर है, जो सूर का साहित्य है, तुलसी का साहित्य है, मिल्टन का है, शेक्सपियर का है, कालिदास का है, भारवी का है, भवभुज का है, जो क्रिएटिव लिटरेचर है। दूसरी तरफ जो सूचना प्रधान, ज्ञान प्रधान साहित्य है, लिटरेचर ऑफ नॉलेज है, जो जिससे हमारा सरोकार है कार्यालय के काम में, कि वाणिज्य है, विपणन है, प्रशासन है, प्रबंधन है, राजनय है, राजनीति है, ये सारा काम जो है, हमारे जो विभिन्न ऑपरेशंस हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, बैंकिंग है, ये सारा काम जो है वो ज्ञान प्रधान साहित्य, सूचना प्रधान साहित्य के अंतर्गत आता है। जब हम प्रशासकीय या आपने कहा ज्ञान प्रधान जो साहित्य के अंतर्गत हम खास तौर पे कार्यालय विधा के साहित्य की बात करते हैं, तो उसमें जो सृजनशीलता है, और मैं उसको कहूँ कि जैसे अभी बात हो रही थी कि एक पर्यायता का जो तत्व है वो हमेशा विद्यमान रहता है। आपके सामने चॉइसेस होती हैं, और ये चॉइसेस ही अंततः आपको सृजनशील होने के लिए प्रेरित करती हैं, और सृजनशील इसलिए आप हो पाते हैं कि आपके सामने संदर्भ होते हैं। तो जब हम कार्यालयीन अनुवाद की बात करते हैं, प्रशासकीय अनुवाद की बात करते हैं, तो एक तो उस संदर्भ में ये सब चीज़ें कितने लागू हो सकती हैं, कितने संभावना है कि एक अनुवादक
सृजनशील भी बना रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर अनुवादक बेशक ज्ञान प्रधान साहित्य जो कि सूचनात्मक होता है, निश्चित अर्थ वाला होता है, एकार्थी होता है, असंदिग्ध होता है, ये सब गुण उसके हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ अनुवादक उसमें पूर्णतः निर्लिप्त भाव से वो असृजनशील नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। क्योंकि ये मूल तथ्य है कि जब भी हम अर्थ का अंतरण करते हैं तो वो लक्ष्य की जो स्थिति, लक्ष्य की जो भाषा, परिवेश, संस्कृति, उनके अनुकूल हमें उसको बनाना होता है, ताकि उस परिवेश में उसको हम, जैसा कि एक निरंजना ने कहा है, हम उसको साइड करते हैं, हम उसको स्थापित कर लेते हैं, यहाँ से उखाड़ते हैं और उसको दूसरी जगह एक बनी बनाई चीज़ के बीच में स्थापित कर देते हैं। क्योंकि अनुवादक जो होता है वो मूलतः उसको मूल के प्रति निष्ठा का प्रश्न तो होता ही है, लेकिन लक्ष्य में भी बात को संप्रेषित करने की चुनौती खड़ी रहती है। इस संदर्भ में सृजनशीलता का तत्व कितना बना या बनाया रखा जा सकता है, एक बात। और चूंकि हम अर्थ ग्रहण की बात कर रहे हैं, उसमें आपने कहा कि उसमें व्याकरणिक कोटियाँ होती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन विविक्तता होती है, एक यादृच्छिकता होती है, और आपने कहा कि हम असल में मीनिंग या अर्थ उसमें अटैच कर देते हैं, तभी नहीं तो ऐसा नहीं होता। तो अश्व के लिए घोड़ा या हॉर्स ये पूरे विश्व में प्रचलित होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह आपको उसके लिए अलग शब्द मिलेगा। तो हमने उसको अर्थ दे दिया है। तो कभी कभी हम ये भी मानते हैं कि ध्वनि से उस तरह का अर्थ प्रतीति नहीं होती है, ध्वनि से मात्र उसको उच्चारण करने से, लेकिन उसको हमने एक अर्थ दे दिया है। अश्व से आप कोई अगर उसकी विवेचना करें तो उस तरह के घोड़े की कल्पना आपके सामने नहीं आएगी, लेकिन चूंकि हम उसके प्रति रूढ़ हो गए हैं, उस अर्थ के प्रति, तो हमने उसको वो अर्थ दे दिया है। तो अनुवादक क्या करे? क्या उसके पास इस तरह का अवकाश है? क्या उसके पास इस तरह का स्कोप है कि वो सृजनशील भी बना रहे और अर्थ ग्रहण की जो पर्यायता है उसका धर्म भी निभाए और मूल के प्रति निष्ठा को भी बनाए रखे, जो कि मुझे लगता है केंद्रीय उसका मुद्दा रहता है। यह अनुवादक की जो है दक्षता और विशेषज्ञता से जुड़ा हुआ मामला है कि वो कितना दक्ष है, भाषा कर्म में कितना जो है वो विशेषज्ञ है कि उसमें सृजनशीलता भी रहे और मूल निष्ठता के प्रति भी जो है वो एकदम उसका ध्यान हमेशा उस पर भी केंद्रित रहे कि मूल निष्ठ हो। सरकारी जो अनुवाद है, कार्यालयीन अनुवाद या प्रयोजन मूलक जिसको कहा आपने, प्रयोजन मूलक अनुवाद है, इनका काम जो है राजकाज का संचालन, उसकी नीतियों का कार्यान्वयन, नीति आदेश नियम ज्ञापन, इनके माध्यम से जो है कार्य का संचालन करना है। तो वहाँ पर उस जैसी सृजनशीलता जो क्रिएटिव लिटरेचर की बात है उस तरह की नहीं आ सकती। फिर भी उसमें शब्दों के चयन में, वाक्य की जो संरचना है और जो हिंदी की प्रकृति है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश कर सकते हैं कि वो सृजनशीलता भी बनाए रखें। जैसे मैं एक उदाहरण से बताना चाहूँगा कि एक कथन है कि एक्सीडेंट स्ट्राइक्स वेयर नेग्लिजेंस थ्राइव्स। रेलवे के फाटकों पर जगह जगह ये अंग्रेजी में लगा हुआ कथन है जी। इसका जब अनुवाद हम लोगों ने किया था तो टीवी में आया था, तो इसके पहली बात तो यह कि वेयर नेग्लिजेंस थ्राइव्स, थ्राइव का मतलब होता है बाटनी का शब्द है फलना फूलना। जहाँ नेग्लिजेंस जो है असावधानी, जहाँ फलती फूलती है वहाँ दुर्घटना होती है। तो जब अनुवाद करने का ये हुआ तो हम लोगों ने उस पर ये विचार किया कि हमारा ध्यान जो है, हमारा जो हिंदी का जो भारतीय संस्कृति है पॉजिटिविटी की तरफ है, हम पॉजिटिव सोच वाले हैं, तो हमें सावधानी को जो है हाईलाइट करना है, न कि असावधानी को जी। वहाँ नेग्लिजेंस का ट्रांसलेशन हमको नहीं करना है, हमें उसको सावधानी में बदलना है। तो हमने फिर उसका अनुवाद ये किया कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और ये मैं समझता हूँ कि सृजनशील है जी। और ये तुक भी है, कविता भी का उसमें लय भी है। दूसरा अनुवाद जैसे आप देखें कि बीएसएफ का जो बैज होता है यहाँ पर ड्यूटी एंड टू डेथ, तो हमारे यहाँ जो डायरेक्टर जनरल थे सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, उनका ऑफिस है सीआरपीओ, तो उसमें उन्होंने कहा कि बीएसएफ में तो उन्होंने कहा कि इसके जो ये बहुत दिनों से जो है ड्यूटी एंड टू डेथ सबके बैच पर मैं चाहता हूँ कि इसका हिंदी अनुवाद हो जाए। तो हमने कई अधिकारियों को वो अनुवाद दिया, अनुवाद 6 अनुवादक लोग थे, लेकिन सबने मृत्यु अनुवाद कर दी। तो प्रश्न अब ये उठा
कि भाई मृत्यु अभी तो ये ड्यूटी अनटू डेथ उसकी वर्दी पर लगा हुआ है। अभी उसके घर के मेंबर्स हैं और लोग हैं बहुत सारे, सड़कों पर जा रहा है आ रहा है तो शायद ही किसी का ध्यान जाता है क्या है। लेकिन जब मृत्यु लिख जाएगा, मृत्यु पर्यंत सेवा, मृत्यु पर्यंत कर्तव्य, तो ये जो है मृत्यु हमारे लिए कोई वेलकम शब्द नहीं है। बहुत ही जो है ये दिमाग का दिवालियापन है कि हम मृत्यु शब्द को जो है कंधे पर उसके जवान के लाद करके, जो सीमा की रक्षा कर रहा है प्रहरी है, उसको पहले से ही जो है मृत्यु उसके कंधे पर लादे हुए। फिर हमने उसमें सजेस्ट किया, विचार किया गया कि ये जो है इसमें जीवन पर्यंत कर्तव्य, मृत्यु को जीवन में बदल दिया जाए। तो मृत्यु को जीवन में और जीवन पर्यंत कर्तव्य वो स्वीकार हो गया है और वो आज उनके जगह जगह उनके पर लगा हुआ है और उनके साइन बोर्ड्स जो हैं सीमाओं पर लगे हुए हर जगह लिखा हुआ है। तो सृजनशीलता जो है, जैसे बेटर लेट देन नेवर, बेटर लेट देन नेवर है। अब ये जो नेवर का इसका अनुवाद हूबहू अगर लिटरल ट्रांसलेशन आप करना चाहें कि कभी न पहुंचने से अच्छा है कि थोड़ी देर से पहुंचो, तो ये अनुवाद जो है, हम तो हमारी परंपरा है कि आपकी यात्रा शुभ हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। रेलवे के टिकट के पीछे भी हम छापते हैं कि आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो। नगर से जब विदा होते बाहर निकलते हैं तो भी कहते हैं कि फिर पधारने के लिए जो कृपा करें या धन्यवाद। इस तरह के जो जेस्चर हमारा है, ये अनुवाद की कभी न पहुंचने से, तो उसका जो दंश तीखापन जो है कि कभी न पहुंचने से अच्छा है कि थोड़ी देर से पहुंचो। लेकिन आपके पास दोहरी जो है जिम्मेदारी है कि कॉशन भी करना है कि असावधानी पूर्वक न चलो, शॉर्टकट न चलो। ये जो लॉस एंड गेन की जो हम बात करते हैं, इसकी क्या भूमिका है? जिस लॉस एंड गेन की हम बात करते हैं वो वाक्य के अपने कॉन्टेक्स्ट में या टेक्स्ट के अपने कॉन्टेक्स्ट में निहित रहता है। अब हम ये जानते हैं कि दो भाषाओं में का जब हम अनुवाद करते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में, तो दो भाषाओं का जो कंप्लीट या एब्सोल्यूट सब्स्टिट्यूट जिसको कहें वो संभव नहीं है। और उसके कारण अभी आपके सामने बताए गए, उसके बहुत से कारण हैं। दो भाषाओं में एब्सोल्यूट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। आइडियली नथिंग टू ऐड, नथिंग टू डिलीट, ये आइडियल है। लेकिन जब भाषिक व्यवहार में हम आते हैं, कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, रेफरेंशियल मीनिंग्स हैं, कॉनोटेटिव मीनिंग्स हैं, जब हम उसमें आते हैं तो दो भाषाओं में संकल्पना बात कहने की एक ही है, लेकिन उसके शब्द में ही थोड़ा सा गैप अपने आप हो जाता है। तो इसलिए लॉस एंड गेन उतना ही, जैसे छिजन जिसको कहते हैं, वो हमेशा उसकी आशा बनी रहती है अनुवाद करते समय। जी, ख़ास तौर से हम जो प्रशासकीय अनुवाद में भी देखते हैं उसमें भी कुछ इस तरह के फ्रेजेस हैं, कुछ ऐसे पदबंध हैं, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनका आपने जिक्र किया कि वो अपने आप में शब्द अलग अलग अर्थ नहीं देते हैं, बल्कि उसका एक समन्वित अर्थ होता है और जिसको हम अन्विति के नाम से जानते हैं। और वाक्य की परिभाषा में भी ये कहा गया कि आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि तीन चीज़ें होनी ही चाहिए। उनमें आपने कोहिसिवनेस होनी चाहिए, उनमें एक अपेक्षा होनी चाहिए आगे क्या है। अर्थ की पूर्णता तभी होगी जब कहे हुए शब्द में आगे अगले शब्द से कुछ अपेक्षा होगी और पिछले से उसका कुछ संदर्भ होगा। जॉनसन और स्मिथ की परिभाषाओं से ये उभर के आती है बात कि ट्रांसलेशन इज टू चेंज इनटू अनदर लैंग्वेज रिटेनिंग द सेंस, और स्मिथ ने कहा कि रिटेनिंग एज मच एज ऑफ द सेंस। तो शायद जॉनसन के कहने के बाद स्मिथ को कहने की जरूरत नहीं पड़ती जब उन्होंने कह दिया था कि रिटेनिंग द सेंस। तो स्मिथ ने इसलिए कहा होगा शायद कि रिटेनिंग एज मच एज ऑफ द सेंस, क्योंकि यहाँ पर एक बात जरूर आ गई है कि सेंस ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। और फिर वहाँ नाइडा की बात भी हम करते हैं, तो नाइडा भी कहते हैं कि रिटेनिंग द क्लोजेस्ट नेचुरल इक्विवेलेंट, हमें क्लोजेस्ट नेचुरल इक्विवेलेंट लाना है। तो जब ये बात आएगी तो हम ये कहाँ से कह सकेंगे कि कुछ जोड़े ना घटाएं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम बात कर रहे हैं कि जो स्रोत भाषा है उसका अपना जेस्चर है, उसका अपना पोस्चर है, उसका अपना स्टाइल है, उसका अपना सिंटैक्स है ना, उसका अपना कल्चर है। कल्चर की बात जब आती है, जैसे हर भाषा का अपना कल्चर है। अब हमारे यहाँ तो हम कहते हैं कि ही इज़ माई फादर, अंग्रेजी में तो कह देगा ही इज़ माई फादर, लेकिन हम कहते हैं उसके लिए कि वे मेरे पिताजी हैं। तो हमने ही का वे कैसे बना दी। तो ये चीज़ें जो हैं, ये तो भाषा, एक भाषा से जब दूसरी भाषा में जाएंगे, एक कोड से जब दूसरे कोड में जाएंगे, तो निश्चित रूप से वो जो आवरण है उस भाषा का, यानी जो लक्ष्य भाषा है, उसके आवरण को हमें ओढ़ना पड़ेगा। और जो वो आवरण हम जब ओढ़ेंगे तो उस आवरण से जुड़े हुए जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम अपनाना पड़ेगा। सभी अनुवादकों की जो सरकारी तंत्र में कार्यरत हैं, उनकी जिज्ञासा होती है
और जिज्ञासा क्या, उनकी अपेक्षा होती है कि जल्दी से जल्दी ऐसा सॉफ्टवेयर बन जाए कि जैसे जैसे उनके पास अनुवाद की सामग्री आए और बस वो सॉफ्टवेयर ऐसा हो कि फोटोकॉपी की तरह बस डाले और अनुवाद दूसरी तरह से निकल जाए। देखिए, ये एक रिसर्च ओरिएंटेड प्रोसेस है जो पिछले 60-65 सालों से इस पर रिसर्च हो रही है, और ये ऐसा ही रिसर्च समझो, क्योंकि भाषा तो और भी ज़्यादा वेरिएंट्स लिए हुए है। दुनिया के तमाम विषयों से अधिक वेरिएंट्स या विविधता जिसको कहते हैं, वो लिए हुए है भाषा। अनुवाद के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी में अभी रिसर्च हो रहा है और कुछ प्रतिशत तक इसमें सफलता पाई गई है, जो ऐसे डोमेन हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डोमेन हैं, जिनके फॉर्मेट, जिनके प्रारूप बिल्कुल तय हैं, उसमें बदलाव नहीं होता है, उस तरह के की सामग्री में अभी अनुवाद हो सकता है। मंत्रा से भी हो सकता है, गूगल से भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। IIT कानपुर ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया अनुवादक, उससे भी आप कर सकते हैं, और बहुत तरह की उससे निकली हैं टेक्नोलॉजी से जो सॉफ्टवेयर हैं। ये जो सृजनशीलता की आप बात करते हैं, भाषा में जितनी वैरायटी हैं, जितने वेरिएशंस हैं, जितनी सृजनशीलता है, उस सारे नुआंसेस को, लिंग्विस्टिक नुआंसेस को, जार्गन्स को या स्टाइल को पकड़ने की क्षमता अभी किसी सॉफ्टवेयर में नहीं आई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनुसंधान करना बंद कर दें, इसमें अनुसंधान जारी रहेगा। और एड्स के रूप में तो बहुत सी, सहायक टेक्नोलॉजी के रूप में तो बहुत सी चीज़ें आपके पास आ गई है। ऑनलाइन डिक्शनरी आ गई है, हम आप लोग अभी जिस माध्यम से बात कर रहे हैं वो भी टेक्नोलॉजी का एक माध्यम है, इस पर भी ट्रांसलेशन हो रहा है। तो अभी इसमें अनुसंधान की आवश्यकता है और काफ़ी समय और लगने की आवश्यकता है। बहरहाल इस सत्र के लिए मैं प्रोफेसर अवधेश कुमार सिंह जी आपका, विनोद संदलेश जी आपका, श्री दयाशंकर पांडे जी और डॉक्टर सत्येंद्र जी, आप सभी का शुक्रिया करता हूँ। नमस्कार। थैंक यू।